Assalamu alaikum and welcome to the special episode of Health Talk dedicated to the cause that touches the hearts of millions, breast cancer awareness. I'm your host Rohanis, and today we are honored to have a distinguished guest in our show who is the beacon of knowledge and compassion, who will guide us through the multifaceted landscape of breast cancer, especially in Khyber Pakhtunkhwa. Today we will explore the intricacies of breast cancer, understanding its importance in public health. We will journey into the depths of risk factors and a keen focus on the significant role of genetics that plays a very important role in its development. Additionally, we will address the critical issue that is psychological support, especially in Peshawar, where cultural nuances influence patients' experience. So, to discuss these factors, we are joined by Dr. Bilal Ahmed. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल है, ऐसे कौन से इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सके और जल्द तशखीस कितनी ज़रूरी है एक कामयाब इलाज के लिए? अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलो कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस की है, और अवेयरनेस हम ला सकते हैं स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक बीमारी को उसी स्टेज में हम तशख़ीस कर सके जिसमें अभी तक मरीज़ में कोई साइन सिम्टम ना हो। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, ताकि मरीज़ अपने ब्रेस्ट की, अपने छाती की मिरर के सामने ख़ुद एग्ज़ामिन करे, ताकि वो फेमिलियर हो जाए कि मेरी ब्रेस्ट कैसा है, साइज़ और शेप वो देखा जाए। हाँ, अगर खुदा न खास्ता टाइम के साथ इसमें कोई चेंजेस आ सके तो वो फेमिलियर हो कि पहला ये था अब ये नहीं है, पहला ये नहीं था अब ये आया है, तो फिर डॉक्टर से रजू करना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन। सेम एग्ज़ामिनेशन लेकिन एक ट्रेन डॉक्टर या एक नर्स ने ये करना है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो है मेमोग्राम। इसमें हम दो में डिवाइड करते हैं कि अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हाई रिस्क का ये मतलब है कि अगर किसी की ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो या जेनेटिक म्यूटेशन हो या किसी को छाती में या चेस्ट रेडिएशन मिली हो, तो उसमें हम मेमोग्राम स्टार्ट करते हैं 40 साल से ऑनवर्ड, और हम एनुअली करते हैं। और एवरेज जो इसमें ना हो वो भी हम 40 साल से एवरेज उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि हम बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी इसमें ऐड करते हैं जो हाई रिस्क है। उसमें हम MRI ब्रेस्ट भी ऐड करते हैं 25 साल से ऑनवर्ड, और साथ में हम कम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड भी साथ में हम करते हैं। हाँ, जो हाई रिस्क है उसमें एक और जो टेस्ट है जो हम ब्लड के ज़रिए से आसानी के साथ कर सकते हैं वो है जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग, जिसको हम BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन कहते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ एग्ज़ामिनेशन है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका फिर ये फ़ायदा है कि अर्ली स्टेज होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा और आसानी के साथ हम इसको फिर इलाज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेशावर में इस चीज़ की कितनी अवेयरनेस है? हाँ, अगर पेशावर के लिहाज से मैं बात करूँ तो पेशावर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस न होने के बराबर है। अगर पाकिस्तान में आप रेशो देखा जाए तो हर 9 में से 1 फीमेल जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है लाइफ टाइम में। तो जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है स्टेज वाइज में बता रहा हूँ, तो वो स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस नहीं है। हम जब भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ सुनने तक, बाकी हम न किसी घर में ये बात करते हैं ना। इसमें एक सोशल वो भी है कि हम KPK वाले लोग अक्सर ये बात खुल के नहीं बता सकते अपने फीमेल्स को कि आपने ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है या फिर डॉक्टर के पास जाना है या फिर आपने मेमोग्राम करना है। अक्सर हमारी जो यहाँ पे मीटिंग्स होती है या फिर सिंपोजियम होती है, उसमें जब भी मैं पूछता हूँ कि फीमेल्स पॉपुलेशन में से कि कितने लोगों में से मेमोग्राम मतलब आप लोगों ने की है, तो एक आध हाथ उठाती है कि हमने की है। बाकी पूरा जो मतलब सिंपोजियम होता है बीइंग ए डॉक्टर लोग नहीं करते। तो आम पॉपुलेशन से में तो ये जो अवेयरनेस है वो तो न होने के बराबर है। तो यहाँ की फ़ीमेल्स को पता होता है कि इनको अगर इस तरह की कोई अलामात महसूस हो रही हैं तो इन्हें किस डॉक्टर के पास जाना है, और
इस पे आप लोगों की कोई वर्किंग है? हाँ, तो सबसे बड़ी मसला भी यही है कि अक्सर ब्रेस्ट कोई गिल्टी आ जाती है या फिर कोई निपल डिस्चार्ज हो, तो अक्सर अमूमन ये लोकल क्विक्स के पास या लोकल डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स के पास चले जाते हैं। तो केपीके में ये बात है कि हम अक्सर एग्जामिनेशन करवाते नहीं हैं ब्रेस्ट की, तो हम बस इसी तरह जो मरीज़ बताता है उसी के मुताबिक हम फिर दवाइयाँ देते हैं। तो इसी वजह से वो जो स्टेज होता है वो फिर स्टेज 1 से स्टेज 2, 3, 4 जब हमारे पास ये पेशेंट रेफ़र होके आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 में आ जाता है। तो यही बात है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास ये लोग नहीं जाते स्टार्ट में, और ये किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या तो ब्रेस्ट सर्जन के पास या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, ताकि टाइम पे इसकी तशख़ीस हो सके और फिर इलाज हो सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कुछ आपने बताया कि इसमें स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर्स का बहुत रोल है। अगर कुछ पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के अलावा दूसरे कैंसर्स के साथ आते हैं, क्या वो भी डेवलप कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर? इसमें ये है कि जेनेटिक टेस्टिंग की जो मैंने बात की उसमें ये है कि BRCA1, BRCA2, PLB2, CDH1, तो इसके साथ ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ और भी कैंसर्स है ना कि एक म्यूटेशन के साथ वो बाकी भी कैंसर्स आ जाते हैं। अगर एक पेशेंट में या एक फैमिली में खुदा न खास्ता एक ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरा ओवेरियन कैंसर है, या एक मैदे का कैंसर है, एक ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसे वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि इसमें कौन सी म्यूटेशन या जेनेटिक टेस्टिंग आपने करना है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, और इसके इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि इसलिए हम ये करते हैं कि बाकी एक तो बीमार होता है, इस कैंसर होता है एक पेशेंट में, लेकिन इसकी फैमिली भी हाई रिस्क होती है इन बीमारियों की। तो हम क्या करते हैं कि हम बीमार के साथ साथ बाकी जो फैमिली मेम्बर होते हैं उसमें भी ये टेस्टिंग जो है जेनेटिक टेस्टिंग ये इनकरेज करते हैं, ताकि वो उसमें अगर खुदा न खास्ता ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो दिस केस मस्ट बी सेंट टू जेनेटिक काउंसलर। तो जेनेटिक काउंसलर ने फिर ये डिसाइड करना है, ये बताना है कि आप में ये इतना परसेंटेज चांसेस है ये कैंसर, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है चाहे वो ओवेरियन कैंसर है। तो इसके लिए फिर प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, जिस तरह के रिस्क रिडक्शन मेस्टेक्टोमी या ओफ्रेक्टोमी या गेस्टेक्टोमी वगैरह। ओके। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कभी कभी इमोशनली चैलेंजिंग हो जाती है और इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो उन पेशेंट्स को आप लोग और फैमिलीज़ किस तरह इसकी एक आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं पेशेंट्स की? इसमें ये है कि आइडियली तो ये करना चाहिए कि जब भी कोई कैंसर का मरीज़ आ जाए इसको तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में डिस्कस करना चाहिए, और बाद में फिर इसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट इस पेशेंट को ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन केपीके में ये चीज़ न होने के बराबर है। हम कोशिश तो करते हैं कि पेशेंट प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट दे के उसको प्रॉपर काउंसल करे, क्योंकि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर होता है इसका फिर सर्जरी, फिर उसके बाद कीमोथेरापी के हज़ार एडवर्स इफ़ेक्ट है, फिर उसके बाद रेडिएशन, फिर फर्टिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है कि इसको डिस्कस करना पड़ता है। तो एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की रेफरल बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कोशिश तो करते हैं, हम यहाँ पे खुद बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट हम इसको कीमोथेरापी के एडवर्स इफेक्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर एक पेशेंट की साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लास्ट ऑफ फॉलोअप हो जाते हैं, बीच में से इलाज छोड़ देते हैं, या एडवर्स इफेक्ट की वजह से, या एलोपेशिया की वजह से, या फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से। क्योंकि एक स्टिग्मेटा ये भी है कि अगर इसको कैंसर है तो ये ठीक होने वाले नहीं है, ये लाइलाज मरज़ है, तो अक्सर इसमें से ये तलाक की ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो हम फिर पेशेंट के साथ इसके फैमिली मेम्बर को भी काउंसल करते हैं कि आजकल जो कैंसर है वो लाइलाज नहीं है, वो बिल्कुल काबिल इलाज मरज़ है। तो ये इलाज के बाद इंशाल्लाह इसकी बीमारी जो हम फॉलोअप करेंगे और इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो इन दौरान इनको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो हम खुद इनको काउंसल करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स डर रहे होते हैं सर्जरी की तरफ जाने से, कीमोथेरेपीज़ की तरफ जाने से, कि उनके एडवर्स इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि एक तो वो ऑलरेडी ये सोच के परेशान होते हैं कि उन्हें कैंसर है, फिर ये कैंसर का जो इलाज है वो महंगा, और फिर महंगाई के साथ साथ वो इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो उन पेशेंट्स के हवाले से आप क्या बोलें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि पेशेंट को अगर आप सही तरीके से समझा दें
कि ये स्टेज है, इस स्टेज में इतना सर्वाइवल है और इसकी रिकरेंस की चांसेस इतनी हैं, लेकिन फिर आपने इलाज को समझाना है कि इलाज में हम ये करें, अगर ये न करें तो इसकी ये एडवर्स इफेक्ट है, अगर हम कीमोथेरापी न दें तो ये एडवर्स इफेक्ट है, अगर हम रेडियोथेरापी न करें तो ये एडवर्स इफेक्ट है। अगर आप पेशेंट को सही तरीके से समझा दें कि ये इलाज के मराहल हैं, ये हमने तय करने हैं, तब आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है, तो फिर पेशेंट राज़ी हो जाता है इलाज के लिए। हाँ, अगर आप इसी तरह पेशेंट को बग़ैर समझाए, बग़ैर काउंसलिंग के आप सर्जरी करें, इसके बाद कीमोथेरापी स्टार्ट करें, तो कीमोथेरापी स्टार्ट करने के बाद वो जो मैंने साइकोलॉजिकल सपोर्ट में बताया, तो इसी तरह अगर आप पेशेंट की एडवर्स इफेक्ट ना बताए कीमोथेरापी के, रेडिएशन की, तो वो फिर लास्ट ऑफ फॉलोअप हो जाते हैं। तो ये ना कि अगर आप पेशेंट को समझाए, हाँ, एक ये है कि फाइनेंशियल, तो यहाँ पे केपीके में एक अच्छी बात ये है कि कुछ इदारे हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स है जिससे हम फ्री ऑफ कास्ट कीमोथेरापी देते हैं, और एक जो सबसे बड़ी आजकल चल रहा है वो है सेहत कार्ड। तो सेहत कार्ड से हम इलाज कर सकते हैं कैंसर का, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 4 है, स्टेज 3 है। तो ये फाइनेंशियली केपीके लोगों के लिए एक बड़ी बात है कि हम सेहत कार्ड से आजकल इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ये कीमोथेरेपी और सर्जरी के अलावा भी कुछ ऐसी एडवांसेस आ गई हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिससे होता है कि जो पेशेंट आखिरी, जिस तरह आपने मेंशन किया, अगर यहाँ पेशेंट्स आती हैं तो या तो 3rd स्टेज में होती हैं या 4th स्टेज में होती हैं, तो ये जो आखिरी की स्टेजेस होती हैं उसमें भी काफ़ी लंबा अरसा सर्वाइव कर लेती हैं, तो इन थेरेपीज़ के हवाले से आप कुछ ओवरव्यू दें। इसमें ये है कि एक टारगेटेड थेरेपी है, आजकल इम्यूनोथेरेपी का भी दौर चल रहा है, तो कुछ ऐसी दवाई मार्केट में आई है जिससे हम किसी ख़ास कैंसर को टारगेट कर दें, चाहे वो लोकल डिजीज़ हो चाहे मेटास्टेटिक हो। पहले तो ये तासुर था कि स्टेज 4 बीमारी जो है वो लाइलाज, इस बीमार को आप घर लेके जाओ, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है। आजकल ऐसी दवाइयाँ आई है कि जिससे हम इसको टारगेटेड थेरेपी इसको हम कहते हैं, पाल्बोसिक्लेब है, जिस तरह के ट्रास्टोजुमेब है, एंटीहार्टो, तो इसके साथ सर्वाइवल तकरीबन दोगुना हो गई है। साथ में सिर्फ वो नहीं है सर्वाइवल, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है, साथ में सर्वाइवल भी ज़्यादा हो सकती है, और साथ में प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल भी है। तो हाँ, अभी ऐसी दवाइयाँ हैं कि स्टेज 4 में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, और वो है टारगेटेड थेरेपी जिसके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। अच्छा, कुछ मिथ्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जैसे बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, उससे कैंसर या मर्ज फैल जाता है, तो क्या ये वाकई में ऐसा होता है? नहीं, कुछ सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे मिथ्स से रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर के, ट्रांसपेरेंट यूज़ नहीं करना, ज़्यादा पेशेंट की मेमोग्राम की जो रेडिएशन की इफ़ेक्ट है वो भी हम गूगल्स में सर्च करते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये भी एक सोर्स ऑफ, हम पढ़ाते हैं कि रेडिएशन इज़ ए सोर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर, तो वो इतनी कम मकदार में होती है कि इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो जो जितना बेनिफिट है इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बायोप्सी से कुछ नहीं होता, बायोप्सी से सिर्फ ये कि अगर हम बायोप्सी नेगेटिव आ जाए तो थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या पेन होगा, कोई ये सच वो नहीं है कि इससे कैंसर होगा। और भी बहुत सारे वो है कि एग्जामिनेशन करना, या फिर अगर ट्रामा हो जाए, या फिर ट्रांसपेरेंट की जो मैंने बात की, या इसी तरह मेमोग्राम की, या फिर अल्ट्रासाउंड की, तो ये, या फिर फैमिली हिस्ट्री में अगर हम देखें, जो अक्सर सुनने में आता है कि अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो 100% बाकी जो मेंबर है ये नहीं, ये ऐसी बात नहीं। 80% ऑफ द पेशेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर वाले, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये मैथ है, ये मफरूज़े है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हम लोग को अपनाना चाहिए कि जिन फैमिलीज़ की जेनेटिक हिस्ट्री में हो ब्रेस्ट कैंसर, तो ऐसे कौन सी हमें चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम बच सकें? हाँ, इसमें ये है कि अगर इसको मैं 2 में डिवाइड कर दूँ कि एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जो नॉन मॉडिफाइबल है वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, जिस तरह के पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक म्यूटेशन, या अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को रेडिएशन मिली है तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल है उसमें ये है कि हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी,
हम अल्कोहल एब्सटिनेंट कर सकते हैं, हम स्मोकिंग सेसेशन कर सकते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो काजेज़ है फर्स्ट लाइव बर्थ एट ओल्डर एज, हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी पैरामीटर्स है जिसको हम करके ब्रेस्ट कैंसर से बचाया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे पाकिस्तान में अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत जल्दी शादी हो जाती है, बहुत जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, तो और ज़्यादा मिकदार के साथ बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो उसके हवाले से इसमें ब्रेस्ट कैंसर में इसका कोई रोल है? नहीं, इसमें सच कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक अगर मैं आपको बताता चलो कि नली पेरिटी जो है बच्चे न होना या फिर अर्ली मेनोपाज, तो वो एक मेन काज जो है, वो जो नॉन मॉडिफाइबल काज है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के है। लेकिन जल्दी शादी करना या इसके साथ ब्रेस्ट कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बीमारी औरतों में तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये बीमारी मर्दों में भी होती है और बहुत रेयर है। क्या आपने कभी ऐसा कोई पेशेंट ट्रीट किया, और अगर ये मर्दों में हो जाती है तो ये सेम उसी तरह ट्रीटमेंट होती है, सेम उसी तरह उसका इलाज होता है? बिल्कुल। मैं आपको बताता चलो कि जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं तो बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे जहन में भी ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हम करते हैं। और अगर हम कोई सिम्पोजियम करते तो हमारी कोशिश ये होती है कि फ़ीमेल ज़्यादा हों, क्योंकि हर 9 में से एक फ़ीमेल ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। हाँ, मेल में रेयर है, लेकिन मेल में भी पॉसिबल है, मर्दों में भी पॉसिबल है। हर मर्द 365 या 360 फीमेल डायग्नोसिस के साथ एक मेल भी डायग्नोज होता है। बाकी ट्रीटमेंट तो सेम है, सर्जरी, ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब अकॉर्डिंग टू दी स्टेज है। लेकिन मर्दों में एक ये मसला है कि उसमें ब्रेस्ट टिश्यू कम होती है, तो उसमें अगर जल्दी से तशख़ीस ना हो सके तो वो जल्दी फैल हो सकता है, मतलब छाती के चेस्ट वाल में जा सकता है, तो फिर ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। बाकी ट्रीटमेंट सेम है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, हकीमी ट्रीटमेंट्स की तरफ, हर्बल ट्रीटमेंट्स की तरफ, और बहुत सारे ऐसी जगहों पे ऐसी वेबसाइट है जो दावे करती हैं कि हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, तो क्या ये वाकई में मुमकिन है? बिल्कुल। हमारे जो KPK में पेशेंट्स होते हैं, बाकी मैंने CMH रावलपिंडी में भी काम किए, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है, लेकिन KPK में ये तासुर ज़्यादा है कि ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट के साथ कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी के साथ या सर्जरी के साथ साथ वो हर्बल या फिर हकीमी दवाई भी लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि एक साथ हम कीमोथेरेपी देते हैं, तो हम तो कीमोथेरेपी के लिहाज से पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, डोजेज एडजस्टमेंट करते हैं, साथ में वो चुपके से हकीमी दवाई भी लेते हैं। तो फिर नुकसान ये होता है कि जब भी कोई गुर्दों में मसला आ जाता है या लीवर में मसला आ जाता है या खून में मसला आ जाता है, तो हमारी जो अपना इलाज है उसमें से फिर बीच में से ब्रेक आ जाता है। तो फिर वो जो बीमारी होती है जो हम देनी चाहिए कीमोथेरेपी, वो फिर हम साइकिल पूरे नहीं कर सकते, और साथ में पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे हकीमी दवाई या फिर जो हर्बल मेडिकेशन, इसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि इस सच अभी तक किताबों में, ट्रायल्स में इसकी कोई बेनिफिट्स नहीं आई है, फ़ायदा नहीं आया है। Thank you so much, sir, for giving us your time and providing the critical issues, especially in Khyber Pakhtunkhwa regarding breast cancer. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.